वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अमीबा क्लासेस माय डियर नॉटी नॉटी स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट फेज एंड डार्क फेज, जिसको हम लाइट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। ये लाइट और डार्क रिएक्शन जो है ये फोटोसिंथेसिस चैप्टर की सबसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस है, रिएक्शंस है या कंटेंट है फोटोसिंथेसिस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और बोर्ड में भी क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा जाता है कि भाई लाइट फेज क्या है, डार्क फेज क्या है, कहाँ पे होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, किसके लिए होता है, कैसे कैसे क्या क्या स्टेप्स हैं, सब कुछ आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने इस YouTube चैनल अमीबा क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलिए जी, तो हो जाए भाई, शुरू होते हैं अपन। हाँ हाँ जी, कोई नहीं भूलेगा, घंटी भी बज जाएगी, लाइक भी हो जाएगा और सब हो जाएगा। यूट्यूब वाले अपने बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, वो लाइक करके जाते हैं। चलिए जी, स्क्रीन प्रेजेंट हो चुकी है और जैसा कि आपको याद होगा कल हमने कुछ ऐसा डायग्राम हमने कल पढ़ा था, राइट। इस डायग्राम पे अभी थोड़ी देर में आते हैं और क्योंकि इसको थोड़ा दोबारा से एक चीज एक्सप्लेन करनी है। बट आज के लेक्चर में बच्चे जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लाइट फेज एंड डार्क फेज, ठीक है ना। डार्क देखा है किसी ने नेटफ्लिक्स का? हम लोग को झपेगा नहीं डार्क। लाइट फेज एंड डार्क फेज। चलो, तो जिसने भी देखा है मजा तो आ ही गया होगा, लाइट फेज और डार्क फेज। चलिए बच्चे, अब देखिए फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है, हमने जो रिएक्शंस पढ़ी हुई है कि क्या होता है भाई कि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिल जाती है, पानी आप लोग पेड़ों में डाल ही देते हो, धूप से सनलाइट है जो मिल जाती है, टेम्परेचर मतलब क्लोरोफिल उसके पास होता ही है, क्या बना देता है फूड, जो कि क्या है ग्लूकोज C6H12O6, ये भी आपको पता ही है। और साथ में कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन, और हाफ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या मिल जाते हैं वापस, है ना। अगर यहाँ पर 6 लिख रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 12, यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो ये चीज़ तो आपको ऑलरेडी पता ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं, है ना, सिंपल सी चीज़ है। अब ये जो रिएक्शन होती है बच्चे, इस रिएक्शन को ही, इस पूरी रिएक्शन को ही हमने दो फेजेस में डिवाइड कर दिया। तो ये जो आप रिएक्शन देखते हो फोटोसिंथेसिस की बच्चे, ये एक ओवरऑल रिएक्शन है जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। दिस इज अ ओवरऑल रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन इज डिवाइडेड इनटू टू फेजेस। व्हाट आर दोस फेजेस? लाइट फेज एंड डार्क फेज। फिर से आपको बोल रहे हैं, आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा समझने का है, ठीक है ना। इस लेक्चर को आप सोचो कि बुक से रीड करके समझ में आ जाएगा तो शायद ही ऐसा हो, बट अगर आप अभी समझ लोगे फिर बुक से रीडिंग अगर करोगे, पढ़ना चाहोगे, तो बहुत आसानी से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो पूरे फोकस के साथ आपको चीज़ों को समझना है और पढ़ना है और सीखना है, ठीक है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। तो लाइट फेज और डार्क फेज में ये जो हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है वो डिवाइड होती है। अब ये लाइट फेज और डार्क फेज को हमने ऐसा नाम क्यों रखा है, समझते हैं भाई। एक नाम क्या हो गया, लाइट फेज या लाइट रिएक्शन भी बोल सकते हैं, दूसरा क्या है, डार्क। अब देखो लाइट फेज यहां पे नाम में ही काम रखा है कि ये जो लाइट फेज है वो कब होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट यहां पे क्या मतलब है, सनलाइट, है ना। तो जब तक धूप होगी, और हम सभी को पता है बच्चे कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए सनलाइट क्या है, जरूरी है। तो जब सनलाइट होगी तब कौन सा फेज होगा, लाइट फेज होगा। इसीलिए हम बच्चे इसको एक नाम और जानते हैं, इसको हम और बोलते हैं क्या, लाइट डिपेंडेंट फेज। कौन सा फेज बच्चे, लाइट डिपेंडेंट फेज। लाइट डिपेंडेंट फेज हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो फेज है, लाइट रिएक्शन है, वो किस पर डिपेंडेंट है, लाइट पर। कौन सी लाइट, सनलाइट पर डिपेंडेंट है। सनलाइट के बिना लाइट फेज नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम डार्क फेज की बात करें, सो डार्क फेज हैपेंस। अब यहां पे ध्यान से समझना, डार्क फेज का मतलब ये नहीं है कि ये डार्क फेज जो है वो नाइट को होगा, नहीं, अंधेरे से कोई लेना देना
नहीं है डार्क फेज का, क्योंकि नाम से है, आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो अभी से बता दिया, बोर्ड में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, लिख देते हैं कि लाइट फेज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द डे एंड डार्क फेज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द नाइट। तो यहां पे बच्चे जो डार्क फेज है, डार्क फेज डज नॉट नीड सनलाइट। इसको क्या नहीं चाहिए? सनलाइट की इसको कोई जरूरत नहीं है। अब अगर इसको सनलाइट की जरूरत नहीं है तो इसको और हम क्या बोल सकते हैं? लाइट इंडिपेंडेंट फेज। क्या बोलेंगे बच्चे? लाइट इनडिपेंडेंट फेज, है ना। लाइट फेज लाइट पर डिपेंडेंट है, और इसको हम क्या बोलेंगे? लाइट इंडिपेंडेंट फेज। ये लाइट पर डिपेंडेंट नहीं है, बट ध्यान से समझना, बट इट इज डिपेंडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, स्पेलिंग पे और राइटिंग पे मत जाओ, भावनाओं को समझो इधर। बट इट इज डिपेंडेंट ऑन लाइट फेज या लाइट रिएक्शन। बच्चे जो डार्क फेज है वो लाइट फेज पर डिपेंड करता है। मतलब ये है कि लाइट फेज अगर होगा, अगर लाइट फेज होगा तो ही आगे फिर क्या हो पाएगा? डार्क फेज हो पाएगा। अगर लाइट फेज ही नहीं होगा तो डार्क फेज भी नहीं होगा। तो लाइट फेज किस पर डिपेंडेंट है? सनलाइट पर डिपेंडेंट है। और डार्क फेज किस पर डिपेंडेंट है? डार्क फेज डिपेंडेंट है लाइट फेज पर। ठीक है, ये बेसिक से चीजें आप समझ गए। इनके बहुत सारे अलग अलग नाम भी हैं, ठीक है। वो नाम वाम आपको अलग अलग बुक्स में बहुत सारे अलग अलग नाम मिल जाएंगे, तो बाद में वो सब धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब गर्व का यहां कमेंट आया कि भाई दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं। यस, दोनों ही फेज साइमल्टेनियसली एक साथ चलते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले लाइट फेज चलेगा फिर डार्क चलेगा, फिर लाइट चलेगा फिर डार्क, नहीं, दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं। और दोनों के बीच में जो टाइम डिफरेंस होता है बहुत ही नैनो सेकेंड्स, माइनर सेकेंड्स का डिफरेंस होता है, बहुत कम डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे जो लाइट फेज में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, फॉर्म होते हैं, वही प्रोडक्ट्स डार्क फेज में क्या होते हैं? यूज होते हैं, है ना। इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? डार्क फेज को लाइट, ये किस पर डिपेंडेंट है? लाइट फेज पर डिपेंडेंट है। और अच्छी तरह देखा जाए तो ये लाइट फेज के प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंट है। सिंपल, ठीक है। अब हमें ये पता करना है कि भाई ये लाइट फेज और डार्क फेज आखिर होते कहाँ हैं, किस लोकेशन पे होते हैं, किस जगह होते हैं, ये हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे लेट लतीफ़ लोग आए हैं, दो दो, कनक, केशव। अच्छे टाइम पे आना सीखो। चलिए, अभी तुम लोग को परमिशन ग्रांट हो जाती है, इसलिए लेट एंट्री मिल जाती है। जिस दिन गुस्सा आ गई ना आसिफ सर को, उस दिन 12:30 के बाद ना एंट्री रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, ये भी ध्यान रखना। इसलिए मतलब टाइम पे आओ, यहाँ पे कभी भी आ सकते हो, जा सकते हो। उसका ये मतलब नहीं कि भाई सो के उठे और बस आ गए हाल, है ना। शिफा भी है, शिफा हिस्ट्री का टेस्ट छोड़ दिया क्या आज? एसएफसी वाले और कोई नहीं आया, सिर्फ शिफा है। चलिए सर, टाइम पे ही थे, गलती से एग्जिट हो गया। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, जो भी है आगे ध्यान रखें भाई, गलती से एग्जिट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी सब बच्चे ध्यान रखें कि टाइम से आए, है ना। फिर शुरुआत में आपका जो कंटेंट है वो छूट जाएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। अब कल बच्चों स्क्रीन पर वापस से ध्यान दो। कल हमने इस खूबसूरत से डायग्राम को देखा था, है ना। और कल हमने आपको ये भी बताया था कि जो क्लोरोफिल होता है बच्चे, क्लोरोफिल कहाँ होता है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखो, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट वेयर। एग्जैक्ट लोकेशन बताना, आपकी स्क्रीन के सामने ही लोकेशन दिखाई दे रही है, मेम्ब्रेन्स ऑफ द थाइलाकॉइड, ठीक है। तो ये जो थाइलाकॉइड की ये क्या है? मेम्ब्रेन। अंदर से ये कैसा होता है? हॉलो होता है। तो ये मेम्ब्रेन किसकी हो गई? थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन हो गई। ये पीछे की तरफ भी इस तरीके से क्या जा रही है? थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन। अब ये थाइलाकॉइड है, और अगर इस पूरे ग्रुप की बात करें, इस पूरे थाइलाकॉइड के ग्रुप्स की बात करें, पाइल ऑफ थाइलाकॉइड, या हम बात करें स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड इज कॉल्ड एज, फटाफट से जवाब दीजिए बच्चे, स्टैक या ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड। कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है भाई? ग्रैनम। चलो मुकुल से ही उम्मीद रहती है हमें।
क्या बोलेंगे हम इसको बच्चे? ग्रेनम। ठीक है, तो जो लाइट फेज है, समझना बच्चे, जो लाइट फेज है ना, लाइट फेज है वो ही होता है यहां पर। कहां पर लाइट फेज कहां होगा? मेम्ब्रेन्स ऑफ द थाइलाकॉइड। तो हमें लाइट फेज की लोकेशन पता चल गई, क्या? थाइलाकॉइडल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब बोर्ड में अगर आता है, बोर्ड एग्जाम में अगर पूछा जाता है, जैसे यहां डिफरेंस हम लिख रहे थे तो यहीं ऐड कर देते हैं। अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई बताइए कि जो लाइट फेज है उसकी लोकेशन क्या है, तो आप क्या लिख सकते हो? दो आंसर आपके जाएंगे। एक तो क्या लिख सकते हो? थाइलाकॉइड। ठीक है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो तो क्या लिख सकते हो? मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड। ठीक है, थोड़े से कम इंटेलिजेंट हो तो क्या लिख सकते हो? ग्रेना। ठीक है, और कम इंटेलिजेंट हो अगर, जस्ट इन केस अगर और कम इंटेलिजेंट हो, तो अगर आप क्लोरोप्लास्ट लिख कर आओगे तो ये सरासर गलत होगा। ये आंसर क्लोरोप्लास्ट नहीं जाएगा कि भाई लाइट फेज क्लोरोप्लास्ट में होता है। वो तो पूरी दुनिया को पता क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट में कहां होता है? क्योंकि क्वेश्चन जो आता है ना लोकेशन का बच्चे एग्जाम में, वो आता है राइट द एग्जैक्ट लोकेशन, है ना। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट वाले जो बच्चे होते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट लिखकर आते हैं, ये वही बच्चे होते हैं जब इन बच्चों से पूछा जाता है ना कि कहाँ पे रहते हो, तो मतलब आपका घर कहाँ है, तो वो बच्चे बोलते हैं कि हम इंडिया में रहते हैं। और कुछ और खतरनाक बच्चे होते हैं, वो बोलते हैं कि सर हम अर्थ पर रहते हैं। तो ये कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं हुई, ठीक है ना। तो वही गलती आपको एग्जाम में नहीं करना है। अब बोर्ड में कौन कौन से आंसर एक्सेप्टेड है? पहला और दूसरा जो आपको हमने पॉइंट बताया, थाइलाकॉइड, मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड या ग्रेना। ये दो वर्ड थाइलाकॉइड और ग्रेना वर्ड इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपने आंसर में थाइलाकॉइड और ग्रेना इंक्लूड किया है, या थाइलाकॉइड या ग्रेना, कोई भी एक या दोनों, मतलब बहुत इंटेलिजेंट हो तो इतना पहला दूसरा दोनों पॉइंट लिख के आ जाना कि लाइट फेज टेक्स प्लेस इन द मेम्ब्रेन्स ऑफ द थाइलाकॉइड, ब्रैकेट में लिख सकते हो ग्रेना, है ना। इस तरीके से अगर आप ये टर्म्स लिखोगे, ये कीवर्ड्स लिखोगे, मतलब कि इसका मतलब क्या है कि आपका जो लोकेशन है वो सही है। ग्रेना या ग्रेनम दोनों ही ठीक है, जहीन दोनों ही ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम सेम है। सिंगुलर प्लूरल वाला सीन हो जाता है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई, अब आपको पता चल गया कि भाई लाइट फेज है वो कहां होने वाला है? मेम्ब्रेन्स ऑफ थाइलाकॉइड। अब डार्क फेज की जो लोकेशन है बच्चे, डार्क फेज की लोकेशन है स्ट्रोमा। कहां बच्चे? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या है? वो फ्लूइड है जहां पे ये पूरा थाइलाकॉइड और ग्रेना क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो फ्लूइड है जहां पर ये मैट्रिक्स भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है, जिसको हम क्या बोलना है? स्ट्रोमा बोल रहे हैं। यहां पर होगा कौन सा फेज बच्चे? यहां पर होगा कौन सा? डार्क फेज। तो डार्क फेज की लोकेशन क्या है? स्ट्रोमा, ठीक है। लाइट फेज की लोकेशन क्या है? ग्रेना या ग्रेनम, ठीक है। स्ट्रोमा तो ग्रेना, ब्रैकेट में चाहो तो हमने और क्या ऐड कर दिया? थाइलाकॉइड। तो सबसे पहली बात, रटने की जगह, इन दो पॉइंट्स को रटने की जगह बच्चे इस डायग्राम पर फोकस करो जो अभी अभी आपके सामने स्क्रीन पर है। इस डायग्राम में ध्यान से डायग्राम को देखो और एनालिसिस करो कि हाँ, लाइट फेज कहां सीखने वाले हैं हम, कहां होने वाला है? ग्रेना में होने वाला है। और जो डार्क फेज है बच्चे, डार्क फेज कहां होने वाला है? स्ट्रोमा में होने वाला है। सिंपल सी बात है, समझे भाई? आवाज सभी को क्लियर आ रही है? वॉइस लैग कर रही है? एक दो बच्चों का एरर आ गया वॉइस लैग में। हाँ, कुछ बच्चों को क्लियर है, किसी को मीटिंग ऑल ओके। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक ठीक, शिफा, आई हैवंट लेफ्ट द मीटिंग सर, देयर वाज सम प्रॉब्लम, वो आई वुड लीव एट 1:15। ठीक है शिफा, 1:15 पर जा सकते हो। सर आज आपका मूड ऑफ लग रहा है। अरे बिल्कुल मूड ऑफ नहीं है, अभी देखो मज़ा आएगा, परेशान क्यों हो रहे हो? टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा सा सीरियसली पढ़ना ज़रूरी है ना। मस्ती तो रोज़ करते ही रहते हैं, और बाकी तो सब चंगास ही है, परेशान नहीं हो। तुम लोग को बड़ा परेशान होने लगते हो तुम लोग। चलो, तो बच्चे ये याद हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा, एक छोटी सी ट्रिक है, अगर आप फिर भी याद नहीं रख पाओ
तो Lg याद रख सकते हो और DS याद रख सकते हो। Lg तो आप जानते ही हो एक कंपनी का नाम है ना, लाइव्स गुड जिसका फुल फॉर्म, वैसे एग्जैक्ट फुल फॉर्म लाइव्स गुड नहीं है, इसका कुछ और है, बट हाल फिलहाल Lg एक ब्रांड है। तो यहाँ पे Lg का क्या मतलब हो गया, लाइट फेज ग्रेना। ठीक है, और ग्रेना से आपको याद आ जाना चाहिए भाई थाइलाकॉइड भी है। और DS का शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, डार्क फेज टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा। आई होप बच्चे आप स्ट्रोमा और स्टोमा इसमें कंफ्यूज नहीं होगे। स्टोमा याद है, स्टोमा का पूरा नाम बताइए जो आपको बोर्ड में लिखकर आना है। स्टोमा का पूरा नाम लिखिए, स्टोमेटल अपर्चर। बहुत बढ़िया मुकुल एंड नहीं प्रियांशु, आपका गलत हो गया, अपरेटस नहीं, स्टोमेटल अपर्चर इज द राइट आंसर। ठीक है, अमित, श्रेया, कुशवा, बहुत बढ़िया। तो ये छोटी छोटी चीजों में ध्यान देना है, क्योंकि बच्चे देखो होता क्या है, एग्जाम में आप सब मेहनत करके जाते हैं, सब लोग पढ़ के जाते हैं, सबकी कोशिश रहती है कि भाई 100 में से 100 आना है, बट जो अच्छी तरह सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उनके 100 आ जाते हैं। और जो बस लेक्चर को सुन ली और सोचते हैं सब कुछ आ गया, उनकी नैया डूब जाती है। इसलिए आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने फायदे में रहोगे। ठीक है ना, तो ये छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मेन कंटेंट पर आते हैं कि भाई ये लाइट फेज और डार्क फेज आखिर में भला क्या है भाई। हाँ, चलिए जी, तो शुरू करते हैं। देखते हैं आज लाइट फेज डार्क फेज कितना खत्म हो पाता है टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जल्दी जल्दी वाला समझाएं, है ना, आराम आराम से समझना है ताकि अच्छी तरह आप समझ पाए। चलो तो सबसे पहले जो फेज हम शुरू करेंगे वो फेज है कौन सा, रोमन में कर देते हैं लाइट फेज, LIGHT। ठीक है, लाइट फेज। ठीक है, लाइट फेज को बच्चे हम लाइट रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शन भी हम बोलते हैं। ठीक, लाइट रिएक्शन को हम एक रिएक्शन और बोलते हैं, हम ही भूल गए, फोटोकेमिकल फेज। कौन सा बच्चे, फोटोकेमिकल फेज भी हम लाइट रिएक्शन को बोलते हैं। ठीक है, इसको हम हिल्स रिएक्शन भी बोलते हैं। कौन सी रिएक्शन बच्चे, हिल्स रिएक्शन भी बोलते हैं, साइंटिस्ट का नाम है हिल्स। ठीक है, तो बहुत डिटेल में बता रहे हैं बट समझ में आएगा तो परेशान। हाँ, और एक और वही दिमाग में आ रहा था, इसको हम लाइट डिपेंडेंट फेज भी बोलते हैं ना। कमेंट्स में तुम लोगों ने लिख दिया, समझदार हो गए। लाइट डिपेंडेंट फेज भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो अनेक शब्दों के एक शब्द हो गए, यहाँ बहुत सारे अनेक शब्द हैं और कोई भी एक शब्द आप इसका प्रयोग कर सकते हैं आगे का समझने के लिए। अब बच्चे लाइट फेज में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फेजेस होते हैं, मतलब कि स्टेप्स होते हैं, जिसमें से सबसे पहला स्टेप होता है एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, अब खतरनाक कंटेंट हमने शुरू कर दिया है इसलिए ध्यान रखें। एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। कल हमने पढ़ा था बच्चे कितने टाइप्स के क्लोरोफिल होते हैं, फटाफट से लिखकर बताएं कितने टाइप्स के कल हमने क्लोरोफिल पढ़े थे। 9 टाइप्स के, बट उसमें से 2 मोस्ट कॉमन क्लोरोफिल थे। कौन कौन से, A और B। ठीक है, अब ध्यान से समझना। देखिए अगर हम रिएक्टेंट्स की बात करें, अगर हम फोटोसिंथेसिस के किसकी बात करें बच्चे, रिएक्टेंट्स की बात करें, तो कितने रिएक्टेंट्स थे, टोटल 4 रिएक्टेंट्स थे। कौन कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सनलाइट और कौन सा, क्लोरोफिल। ठीक है, लाइट फेज में हम वाटर का यूज करने वाले हैं, लाइट फेज में हम सनलाइट का यूज करने वाले हैं, लाइट फेज में हम क्लोरोफिल का यूज करने वाले हैं। मतलब कि ये जो लाइट रिएक्शन है बच्चे, इस लाइट रिएक्शन में ये 3 जो रिएक्टेंट हैं इनका हमें जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट पूरी होगी कौन से फेज में बच्चे, डार्क फेज में। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अभी भूल जाओ। ठीक, और हम इतना सारा पढ़ लेंगे तो हो सकता है आप कार्बन डाइऑक्साइड परमानेंटली ही भूल जाओ, भूल भी जाओ कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है। तो ऐसी गलती मत करना, धीरे धीरे सब कुछ समझेंगे। तो अब बच्चे पहला स्टेप हमारे पास क्या है, एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल
क्लोरोफिल की जो नॉर्मल स्टेट होती है बच्चे वो होती है रेस्टिंग स्टेज। यहां पर जो क्लोरोफिल काम में आता है वो आता है क्लोरोफिल ए। जैसा कि आपने अभी अभी बताया, दो मोस्ट कॉमन होते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। तो यहां पे कौन सा क्लोरोफिल काम में आएगा? क्लोरोफिल ए। अभी इस वक्त क्लोरोफिल ए क्या है बेटा? इनएक्टिव है। इनएक्टिव बोल दो, या हमने क्या बोल दिया, रेस्टिंग स्टेट बोल दी क्लोरोफिल ए की। ठीक है, अब धूप निकली हुई है, वो वाला गाना था ना, धूप से निकल के छाँव में चल के। तो यहां पे आ गई कौन? सनलाइट। अब बच्चे होगा क्या, ये जो क्लोरोफिल ए है अभी कौन सी स्टेट में है? रेस्टिंग स्टेट में है। सिंपल। अब इसको क्या मिलेगी? दिन का समय है, धूप निकली हुई है, तो बच्चे जो सनलाइट होती है सूरज देवता से क्या आ रही है? ये सनलाइट देवता बना देते हैं सूरज देवता, हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते। तो ये सनलाइट आ रही है। अब कौन बताएगा बच्चे कि जो सनलाइट होती है या लाइट होती है, व्हाट आर द यूनिट ऑफ लाइट? छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं लाइट के, उन छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं? फोटॉन्स। चलो बहुत बढ़िया, फोटॉन्स बोलते हैं। तो यहां पे बच्चे कौन आए? फोटॉन्स। मतलब कि इसको और अच्छी तरह समझो कि ये क्या रही? लीफ रही। ठीक है, यहां पे सनलाइट पड़ी लीफ पर, तो कहां कहां जाएगी? देखते हैं पूरा प्रोसेस। सनलाइट है, सनलाइट कहां पर हिट करी बच्चे? लीफ। लीफ के कहां गई? मीजोफिल सेल्स में। कहां गई बच्चे? मीजोफिल सेल्स में। मीजोफिल सेल्स में क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट। तो अब सनलाइट कहां गई? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट से बताओ फटाफट से, क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में? वेयर इज क्लोरोफिल लोकेटेड? जल्दी से बताएं। ग्रेना। बहुत बढ़िया, ग्रेना थाइलाकॉइड, दोनों ही सही जवाब। तो अब ये जो लाइट है क्लोरोप्लास्ट के अंदर एंटर करके अब कहां जाएगी? थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में बच्चे। किसकी? थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में, क्योंकि थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में कौन है? क्लोरोफिल है। समझे? तो ये जो फोटॉन्स है, ये फोटॉन्स ये पूरा स्टेप क्लियर करके कहां पहुंचे? क्लोरोफिल ए के पास। किसके पास बच्चे? क्लोरोफिल ए के पास। और इस सनलाइट की एनर्जी की वजह से, फोटोन की एनर्जी की वजह से हुआ क्या? ये क्लोरोफिल ए जो कैसा था? इनएक्टिव, अब ये क्लोरोफिल ए क्या हो गया? एक्टिव हो गया, या इसको हम बोलें और ये क्या हो गया? एक्साइटेड स्टेट। तो क्लोरोफिल जो है बच्चे वो क्या हो चुका है? एक्साइट हो चुका है, अब तैयार है। पहले आलसी था, जैसे ही पिताजी का झापड़ लगा इसके ऊपर गाल पे, जैसे ही इनके पापा ने क्लोरोफिल के पिताजी मतलब कि जो फोटॉन्स इनने एक घुमा के चिपकाया, तो खूब सारी एनर्जी आ गई और क्या हो गया? अब ये क्लोरोफिल ए एक्साइटेड हो गया, क्योंकि ढेर सारी एनर्जी उसको मिल गई है। अब बच्चे क्लोरोफिल ए अगर एक्साइट हो रहा है तो साथ ही साथ इसमें चेंजेस भी तो आएंगे। सोचो आप आलस कर रहे हो और बैठे हो चुपचाप से, पापा आए, मम्मी आई और उन्होंने ये चप्पल फेंक के मारी, है ना, फ्लाइंग चप्पल आपके पास आई, तो आप क्या फिर भी बैठे रहते हो? आप फटाफट से खड़े होते हो और काम करना शुरू कर देते हो कि भाई और चप्पलें ना पड़े। इसी तरीके से बच्चे क्लोरोफिल ए को जैसे ही फोटॉन्स मिले तो क्लोरोफिल ए एक्साइट हुआ, और इस एक्साइटेडनेस की वजह से इसने रिलीज कर दिए क्या? इलेक्ट्रॉन्स। क्या रिलीज कर दिए बच्चे? इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर दिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? रिलीज हो गए। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट नंबर कितना है ये आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे, क्लास 11th में। अभी दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो बस अभी ये समझना है कि क्लोरोफिल ए जैसे ही एक्साइट हुआ, क्या रिलीज हुए बच्चे? इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो गए। ठीक है, इस फ्लो चार्ट का कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले लो, क्योंकि हम मिटाने वाले हैं कि भाई जो धूप है वो धूप कैसे पहुंचती है। सनलाइट से लीफ, लीफ से मीजोफिल, मीजोफिल से क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट की थाइलाकॉइड और थाइलाकॉइड से सीधे क्लोरोफिल में। ठीक है,
चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मिटा देते हैं। चलिए, अब ध्यान से समझना, अभी हम कौन सा स्टेप पढ़ रहे हैं? अभी हम फर्स्ट स्टेप पर ही हैं। वो स्टेप क्या है? एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। तो बच्चे आप बताओ, क्या क्लोरोफिल एक्टिवेट हो चुका है? फर्स्ट स्टेप जो हमारा था क्लोरोफिल को एक्टिवेट करना, हमने क्लोरोफिल को क्या कर दिया बच्चे? एक्टिवेट कर दिया है। अब इस एक्टिवेशन की वजह से, यहां समझो, इस एक्टिवेशन की वजह से कौन रिलीज हुआ था? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांसपोर्ट हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो जाएगा ETC। आपको अगर याद होगा क्लास 9th में जो बच्चे हमसे बायोलॉजी पढ़े हैं, रेस्पिरेशन वाला जो चैप्टर था, उसमें हमने आपको कई सारी चीजें बताई थी, जहां पे क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस बताया था, वहां पे ETC का फुल फॉर्म भी आपको बताया था और बोला था कि 10th में पढ़ोगे। तो श्रेया श्रीवास्तव ने यहां पर आंसर लिख दिया है। ETC का फुल फॉर्म बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रट लेना बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्या है बच्चे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब यहां पे बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की जगह क्या लिख देते हैं? कैरियर लिख देते हैं। ट्रांसपोर्ट की जगह क्या लिख देते हैं? ट्रांसफर लिख देते हैं। ये सब गलत है, नहीं लिखना है। जो एक फुल फॉर्म है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जो पूरा सिस्टम बनता है उसको हम बोलते हैं ETS। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता कहां है इसको समझो। मतलब कि हमने क्या बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जा रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक्चुअल में है कहां? इसको समझते हैं। आप लोग बताएंगे फटाफट से कि ये हमने क्या बनाया, ये क्या है? देखते हैं कौन समझ पाता है। थाइलाकॉइड है, इनको पूल नजर आ रहा है, थाइलाकॉइड है। ठीक है, अब ये वाला जो एरिया है बच्चे, जहां पे हमने क्या लिखा? एरिया लिखा। ये वाला जो एरिया है, ये थाइलाकॉइड की क्या है? मेम्ब्रेन है बच्चे। थाइलाकॉइड की ये बच्चे क्या है? मेम्ब्रेन। तो यहां पे बच्चे ये पूरी मेम्ब्रेन में क्या होते हैं? ETC। मतलब कि ETC एक्चुअल में क्या है? एक चेन है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने वाली। कैसे समझेंगे इसको? ऐसे समझो कि सनलाइट जो है वो इस एरिया में आई। कहां पर आई? इस एरिया पे आई। तो यहां से कौन निकला? इलेक्ट्रॉन निकला। ठीक है, यहां से कौन निकला? इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन को समझ लेते हैं इस एंड पर पहुंचना है। कौन से एंड पर पहुंचना है? अपोजिट एंड पर, दूसरी जगह पहुंचना है। तो होगा क्या? ये इलेक्ट्रॉन, अब बीच बीच में ना पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम नाम दे देते हैं ABCDEF। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है बच्चे, वो क्या करेगा? ये पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बन गई है। ABCDE ये पार्टिकल्स हैं, ये कुछ केमिकल्स हैं, ये एक एंजाइम्स हैं। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? A के पास जाएगा। फिर A से कहां जाएगा? B के पास जाएगा। B से कहां जाएगा? C के पास। C से D के पास। D से E से F, और F से अल्टीमेटली वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। तो यहां पे बच्चे ये जो चेन बनी, जिसने इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्टेशन में क्या किया? हेल्प किया, ऐसी चेन को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। बोलो भाई, ETC समझ में आया? क्योंकि अब हम एक क्वेश्चन पूछने वाले हैं। चलो, समझ में आया? तो क्वेश्चन हमारा ये है कि ये जो ABCDEF ये जो कैरियर्स हैं, प्रोटीन्स हैं, इनमें या हम पूरे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, इसमें कौन सी रिएक्शन हो रही है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है कि रिडक्शन रिएक्शन हो रही है? बताइए भाई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है इसमें कौन सी रिएक्शन चल रही है? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन? चलो, काफी बच्चे ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं, काफी बच्चे रिडक्शन बोल रहे हैं, एक बच्चे ने रिडॉक्स बोला है, गर्व भी रिडॉक्स बोल रहा है, अमित भी रिडॉक्स बोल रहा है। मुकुल ने भी अब बात पलट ली और रिडॉक्स हो गया, अंश भी रिडॉक्स। चलो, तो यहां पे जितने बच्चे रिडॉक्स बोल रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। क्यों? इस C वाले कैरियर पे फोकस करते हैं। किस पे? C वाले प्रोटीन पर।
बच्चे रिडॉक्स रिएक्शन आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो वो क्या है, रिडक्शन, है ना। और अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है तो हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखो, सी से इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, डी पे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, लॉस, तो क्या हुआ इधर पर, ऑक्सीडेशन। बट लॉस के साथ साथ ये भी तो देखो, बी से सी पर क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर क्या हुआ, गेन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो रहा है, तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, रिडॉक्स रिएक्शन। तो अब ध्यान से समझना, वापस आते हैं कि ये जो क्लोरोफिल का एक्टिवेशन हुआ था उसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ वो कहां पहुंच गया बच्चे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पहुंच चुका है, और वो आगे के स्टेप्स करते 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 अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। अब वो फाइनल डेस्टिनेशन कौन सी है वो अभी हम थोड़ी देर में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब बच्चे यहां तक क्लियर है, क्योंकि अब हम सेकेंड स्टेप शुरू करने वाले हैं, स्टेप नंबर 2 हम शुरू करने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अर्शिया चंद बच्चे, आपको समझ में आ रहा है, सुन पा रहे हो अर्शिया? हाँ जी, तो यहां तक आई होप, चलो अर्शिया का भी रिस्पॉन्स आ गया। तो बच्चे पहला जो स्टेप था एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, ये आपको कंप्लीट है। अब एग्जाम्पल समझना, आपका नेचर है आलस होने का, आलसी होने का, आप महा आलसी इंसान, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप ही का एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप, ठीक है। आप कैसे हो बच्चे, आलसी हो, ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। मतलब कि आपकी स्टेट कौन सी है बच्चे, रेस्टिंग स्टेट है, समझना, ठीक है। यहीं से बहुत सारे जवाब मिलेंगे हमें। आपकी स्टेट कौन सी है, रेस्टिंग स्टेट है, आलसी। अब जैसे ही आपके पास क्या रिसीव हुई, फ्लाइंग चप्पल, तो आपके पास जैसे ही FC लिख रहा था, तो जैसे ही आपके पास फ्लाइंग चप्पल रिसीव हुई, आपके अंदर बच्चे क्या आ गई, एनर्जी, और आप रेस्टिंग से कैसे हो गए, एक्साइटेड, है ना। बट अब समझना, अब आपका ओरिजिनल नेचर कैसा है, आलसी नेचर है। चप्पल की वजह से, मतलब कि धूप की वजह से आप क्या हो चुके हो, एक्साइटेड हो चुके हो। बट क्योंकि आपका ओरिजिनल नेचर आलसी होने का है, तो आपका फर्ज बनता है आपको वापस किस किस नेचर में जाना होगा। अगर एक्साइटेड हो, और आपका फर्ज बनता है कि आपको वापस अब आलसी वाली स्टेट में जाना होगा। तो इसी तरीके से समझना बच्चे, क्लोरोफिल समझना, बहुत ही मजा आने वाला है। क्लोरोफिल ए जो एक्साइट हुआ था, इसकी वजह से इसने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, ठीक है। अब अगर इस क्लोरोफिल ए को वापस अपनी रेस्टिंग स्टेट में अगर जाना है, वापस रेस्टिंग स्टेट में अगर जाना है, तो इसको किसकी जरूरत है, फिर से क्लोरोफिल ए को वापस रेस्टिंग स्टेट में जाना है तो इसको फिर से जरूरत है इलेक्ट्रॉन्स की। बट बच्चे ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये तो कहां चला गया, ETC में चला गया ये वाला इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर बच्चे क्लोरोफिल ए की मदद करने, यहां पर क्लोरोफिल ए को वापस रेस्टिंग स्टेट में भेजने के लिए अगला प्रोसेस आता है, जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको हम, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। क्या बोलेंगे, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटो का मतलब लाइट, लिसिस का मतलब ब्रेकडाउन, लाइट की प्रेजेंस में किसका ब्रेकडाउन, पानी का ब्रेकडाउन। तो कैसे होगा, और ये पानी कहां से आया, पानी कहां से आया, अरे आपने पेड़ में पानी डाला था कि नहीं डाला था, तो वो जाइलम से होते होते कहां पहुंच गया, लीव्स में पहुंच चुका है। अब ये जो वाटर है, ध्यान से समझना, ये जो वाटर है बेटा, ये वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या करेगा, क्योंकि धूप से लाइट तो मिल ही रही है बच्चे, तो वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इट विल ब्रेक डाउन इनटू H+, इट विल ब्रेक डाउन इनटू OH नेगेटिव, केमिस्ट्री का पार्ट है ये, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, और साथ ही साथ बच्चे ये इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेगा, रिलीज करेगा। किसको रिलीज करेगा बच्चे,
इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा, यहां ध्यान से देखो, ये वाला इलेक्ट्रॉन के लिए कौन तड़प रहा होगा? कौन है जो वापस अपने नॉर्मल स्टेट में जाना चाहता है? क्लोरोफिल ए। तो ये पानी से जो इलेक्ट्रॉन निकला, ये किसके पास चला जाएगा बच्चे? क्लोरोफिल ए के पास चला जाएगा। और क्लोरोफिल ए वापस कौन सी स्टेट में आ जाएगा? इनएक्टिव स्टेट या रेस्टिंग स्टेट में आ जाएगा, आलसी वाली स्टेट में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का काम खत्म जो पानी से निकला। अब यहां समझना, अब जो H पॉजिटिव है वो अगले प्रोसेस में काम आएगा, तो यहां पर हम क्या लिख देते हैं? नेक्स्ट प्रोसेस में काम आएगा। और अब ये जो OH है बच्चे, होगा क्या? अब देखो, एक पानी का मॉलिक्यूल तो टूटेगा नहीं, बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल क्या हो रहे होंगे? टूट रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे होंगे और कंपनसेट कर रहा होगा क्लोरोफिल ए के पास। तो अब होगा क्या यहां पे बच्चे? OH नेगेटिव और एक और OH नेगेटिव, ये दोनों आपस में क्या करेंगे? जुड़ जाएंगे और क्या बनाएंगे? H2O और ऑक्सीजन। और फिर ये वाली ऑक्सीजन और एक और ऑक्सीजन, क्योंकि कई सारे ऑक्सीजन बन रहे होंगे ना, तो एक सारे ये दो ऑक्सीजन आपस में क्या बनाएंगे? O2। और ये O2, ध्यान से सुनना, ये O2 एज ए waste product, this O2 as a waste product, it will be released out in the atmosphere। कौन से स्ट्रक्चर के थ्रू ये ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगी? फटाफट से बताएं, कौन से स्ट्रक्चर के थ्रू ये ऑक्सीजन बाहर निकलेगी? स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है, यहां तक बच्चे समझ में आया सभी को? चलो, बहुत ही अच्छी बात है भाई। तो ऑक्सीजन बाहर निकल गई। अब ध्यान से समझना, ये वाली जो इक्वेशन हमने आपको समझाई है, ये तो है एग्जैक्ट ऐसे होती है, बट अगर आपकी बुक की बात करें, समझना ध्यान से, अगर आपकी बुक की बात करें कि भाई बुक में रिएक्शन कैसी लिखी हुई है, तो फटाफट से देखो, बुक की अगर हम बात करें तो ये रही रिएक्शन। इन्होंने, बुक वालों ने, सेलिना बुक ने क्या किया? इन्होंने एक ही रिएक्शन के अंदर डायरेक्ट कौन सी गैस निकाल दी? ऑक्सीजन गैस निकाल दी। तो अगर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकल रहा है तो ऑक्सीजन कितना है? O2। तो O2 को बैलेंस करने के लिए हमें यहां पर कोएफिशिएंट क्या लगाना पड़ा? 2 कोएफिशिएंट हमें लगाना है, क्योंकि भाई हमें बैलेंस करना है। अब यहां पर कोएफिशिएंट 2 लगा दिया तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हाइड्रोजन हो गए। तो हमें जानबूझ के यहां पर हाइड्रोजन कितने बढ़ाना पड़े? 4। अब क्योंकि 4 हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लूज हुए, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने लूज हुए होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन लूज हुए होंगे 4 हाइड्रोजन से। तो कुछ इस तरीके से ये वाली रिएक्शन जो है, जो आपको अभी अभी हमने सिखाई, ये आपको सेलिना बुक में मिल जाएगी। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है जी, वापस आते हैं अपन। टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग तो हम ही कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है ना। बुक भी सामने है, कंटेंट भी सामने है, सब कुछ सामने है अपना, तो अच्छी तरह आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो बच्चे फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो गया। तो हमने OH का भी ठिकाना लगा दिया। OH का कैसे ठिकाना लगाया? ऑक्सीजन निकाल दी इससे। हमने इलेक्ट्रॉन्स का भी ठिकाना लगा दिया। कैसे ठिकाना लगा दिया? वापस क्लोरोफिल ए के पास भेज दिया। अब यहां पर कौन अकेला बचा हुआ है? हाइड्रोजन आयन। तो अब यहां पर बेटा अगला प्रोसेस आता है, उस अगले प्रोसेस को हम बोलते हैं, जोर से बोलो, जय माता दी नहीं बोल रहा है। तो यहां पर बच्चे अगले प्रोसेस को हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ NADPH। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर सेलिना बुक क्या बोलते हैं बच्चे? NADPH। जहीन इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, बट समझाना हमारा काम है, क्योंकि फिर जब आप पढ़ोगे थ्योरी पढ़ोगे बुक से, तो आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो साल भर बच्चे परेशान होते रहते हैं और उनको बहुत कठिन सा लगता है। ये टॉपिक 4 लाइनें पढ़ना होती हैं सिलेबस के लिए, उसमें कठिन सा लगता है। इसलिए एक बार, पहली बार में अच्छी तरह समझ लो, बाद में बहुत आसान हो जाएगा आपको ऑटोमेटिक। साल भर परेशानी नहीं होगी फिर इस टॉपिक में। ठीक है, चलिए
तो फॉर्मेशन ऑफ NADPH, सेलिना बुक के अकॉर्डिंग NADPH, सही मायने में बोला जाए तो ये होता है NADPH2, बट 2 को अभी हम भूल जाते हैं क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाओगे। अब ध्यान से समझना बच्चे, एक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम बोलते हैं NADP। कई बच्चों ने क्लास 9th में भी सीखा होगा, हमने आपको NADP सिखाया था, हमने आपको FADB सिखाया था क्लास 9th में। तो हमें अभी सिर्फ काम किसका है? NADP का। NADP का फुल फॉर्म फटाफट से जिसको पता है लिखो, बाकी यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, या लिखने से अच्छा है आपको बुक में ही हम मार्क करा दे रहे हैं क्योंकि बुक अपने पास है ही। तो बच्चे जो NADP का जो फुल फॉर्म है ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कहाँ रहा? ये रहा आपकी आंखों के सामने फुल फॉर्म, निकोटिन अमाइड। स्पेलिंग ध्यान रखना है, बहुत बच्चे यहाँ गलती करते हैं, इसके आगे ना ई लगा देते हैं। वो तंबाकू वाला निकोटीन नहीं होता है, NICOTINE, तो वो तंबाकू वाला निकोटीन लगा देते हैं। निकोटीन तंबाकू सिगरेट जो भी होता है उसमें निकोटीन होता है ना, तो यहाँ पे बच्चे ई नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। सो निकोटिन अमाइड, ठीक है। इसके बाद एडेनिन, फिर डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। क्लियर है? तो निकोटिनामाइड, एडेनिन, डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? NADPH। समझ में आया भाई? वापस आते हैं। तो बच्चे हम यहां पर करने क्या वाले हैं, हम NADP से निकोटिनामाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, फुल फॉर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा देना अपने किताब में, अपने मोबाइल में, अपने माथे पर, अपने हाथों पे, जहां जहां लगाना चाहते हो, ठीक है। फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा गारंटीड, चाहे आपके फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, प्री बोर्ड, बोर्ड कहीं पे भी हो, आएगा जरूर एक बार, ठीक है। तो NADP से हम क्या बनाते हैं? NADPH, ठीक है। NADP कहां से आया? डार्क फेज में आपको समझ में आ जाएगा कहां से आया। ऑलरेडी ये मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इनकी साइकिल चलती रहती है। NADP से NADPH बनता है, NADPH से NADP बनता है, फिर NADP से NADPH बनता है, फिर NADPH से NADP बनता है। तो गोल 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 इनकी साइकिल चलती है। तो अभी ये समझ लो कि भाई NADP ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो अब हमें अगले स्टेप में क्या बनाना है? NADPH। तो हमने अगली हेडिंग क्या डाली? फॉर्मेशन ऑफ NADPH, ठीक है। इसका एक और नाम क्या हो सकता है? यहां पर ध्यान से बच्चे अगर आप देखो, NADP में किसका एडिशन हो रहा है? NADP से NADPH फॉर्मेशन के लिए किसका वो हो रहा है एडिशन? हाइड्रोजन का। मतलब कि हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। तो यहां पे अगर हम बात करें NADP से NADPH बन रहा है, तो ये NADP से NADPH वाले एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड व्हाट? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, सभी को पता है। तो किसका रिडक्शन हो रहा है? रिडक्शन किसका हो रहा है? NADP का कि NADPH का? रिडक्शन किसका है? NADP या NADPH? NADP का रिडक्शन। बहुत बढ़िया प्रखर गुप्ता। तो यहां पे बच्चे एक टाइटल और मिल जाएगा हमें, रिडक्शन ऑफ NADP, ठीक है। तो एक ही टाइटल है, फॉर्मेशन ऑफ ये क्या हुआ भाई? ओहो, हाँ जी हो गया सही। ये ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ NADPH बोल दो या रिडक्शन ऑफ NADP हम बोल सकते हैं, ठीक है भाई। पानी जिसको पीना है भाई पी लो पानी। 1:30 क्लास खत्म होगी, लाइट फेज जो खत्म होगा 1:30 एग्जैक्ट खत्म हो जाएगा। तो हम भी पी लेते हैं पानी, आप लोग भी पी लो। चलो भाई, साथ में बंधे रहो इधर। आई होप समझ में आ रहा हो आप लोग को, दिक्कत ना आ रही हो भाई। समझ में आ रहा है? देखो, पहली बार समझोगे खतरनाक लगेगा,
यूट्यूब पे वीडियो डली जाएगी, आप इसको 2-3 बार दोबारा से पढ़ना, सीखना, बुक से देखना, एकदम अच्छी तरह आप सीख जाओगे साल भर के लिए। ठीक है जी, इसलिए आपको हम इतना डिटेल में समझा रहे हैं कि एक बार में सीखो और सीख जाओ। ठीक है। कनक सिंह बच्चे, खाना खाना है, आसिफ सर का दिमाग खाना है, जो करना है करो। यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, बाकी जो पढ़ रहा है वो ध्यान से पढ़े। ठीक है। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एनएडीपीएच और रिडक्शन ऑफ एनएडीपी, इन दोनों हेडिंग में बच्चे आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है। अब होगा क्या, जो NADP, ठीक है, Na मतलब सोडियम और DP मतलब दीपिका पादुकोण, है ना, फेवरेट है आसिफ सर की। खैर चलो। एनी हाउ यहां पे बात करते हैं मेंटी क्विज टुमारो, आज फ्राइडे थोड़ी है, आज तो थर्सडे है। हाँ जी, तो यहां पर बात करते हैं Na, निकोटिनामाइड एडिनाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये क्या करेगा, ये यूज करेगा हाइड्रोजन का आयन। कोई बताएगा हमें कि ये हाइड्रोजन का आयन आया कहां से, जल्दी से लिखकर बताओ, ये हाइड्रोजन आयन आया कहां से? वाटर से आया। बहुत बढ़िया प्रखर गुप्ता, वाटर से आया। यहां ध्यान से देखो, हमने बच्चे यहां पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन आयन। नेक्स्ट प्रोसेस, मतलब कि ये जो हाइड्रोजन आयन है ये कहां से आया होगा, ये आया होगा कहां से, फोटोलिसिस ऑफ वाटर से आया 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 आया, और अगले प्रोसेस में इसने एंट्री दस्तक दे चुका है। साथ ही साथ और समझना बच्चे, साथ ही साथ ये जो क्लोरोफिल से जो इलेक्ट्रॉन निकला था ना, ईटीसी में गया था, तो ईटीसी में घूमते 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 ये इलेक्ट्रॉन भी कहां आ जाएगा, इस वाले स्टेप में आ जाएगा। तो दो चीजें आई यहां पे, क्या, निकोटिनामाइड एडिनाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट कंबाइन करता है हाइड्रोजन आयन के साथ और इलेक्ट्रॉन के साथ, और अल्टीमेटली क्या बनाएगा, NADPH बन चुका है, NADPH। ठीक है, NADPH तैयार है, इसको अपन को संभाल कर रखना है, कहीं खो ना जाए, खो न जाए ये तारे जमीन पर। तो बच्चे ये तारे हैं जमीन पर, इसको हमें क्या है, खोना नहीं है। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल सा स्टेप था बच्चे, ये वाला थर्ड स्टेप था, बड़ा ही सिंपल सा, कि किस तरीके से NADPH बनता है। तो हमने पानी का हाइड्रोजन आयन भी यूज कर लिया, हमने इलेक्ट्रॉन भी यूज कर लिया जो क्लोरोफिल से निकला था। बट जैसा कि हमने आपको बताया कि एक इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो यहां पर अब अगला प्रोसेस आएगा, चलो खाली जगह ढूंढ लेते हैं। हाँ जी, तो अब अगला प्रोसेस आएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और लास्ट प्रोसेस है लाइट फेज का। भी ध्यान से सुनना बच्चे, लाइट फेज चल रहा है अभी, डार्क फेज नहीं चल रहा है, समझ रहे हो, लाइट फेज चल रहा है ये। तो अगर हम बात करें फोर्थ प्रोसेस की, इसको हम बोलेंगे फोटो फॉस्फो, स्पेलिंग ध्यान से देखना, फोटो सरिता अग्रवाल में गलत लिखी है, फोटो फॉस्फो राइलेशन, क्या बोलेंगे, फोटो फॉस्फोराइलेशन। तो अब इस फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस में क्या होने वाला है, वहां पर मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकॉइड जो है वहां पर ऑलरेडी ADP, आसिफ सर और दीपिका पादुकोण, है ना, तो यहां पे ADP का फुल फॉर्म आप सभी को पता हुआ है, क्या है बच्चे, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, है ना। तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट क्या होगा इसमें, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में, ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड करेगा। जैसे ये बच्चे के कितने फॉस्फेट हैं इधर, डाइफॉस्फेट हैं, कितने, डाइफॉस्फेट, दो फॉस्फेट। तो इसमें अगर एक फॉस्फेट और जुड़ेगा, अगर इसमें बच्चे एक फॉस्फेट और जुड़ेगा, तो ये डाइफॉस्फेट का कौन सा फॉस्फेट बन जाएगा, बताइए जल्दी से, डाइफॉस्फेट विल बिकम ट्राइफॉस्फेट। एंड एवरीबडी नो व्हाट इज ATP, ATP इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी है ये, समझे। और यहां पर
नाम क्या है? फोटो। फोटो का मतलब फोटॉन्स, मतलब कि यहां पर किसकी प्रेजेंस में होगी? लाइट की प्रेजेंस में होगी। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का भी यूज होगा। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कहां से आ रहे होंगे? ये वाले आ रहे होंगे कहां? ईटीसी से इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे होंगे, है ना। एनएडीपी में भी गए ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, एडीपी में भी आ गए ये वाले इलेक्ट्रॉन्स। और ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एक फॉस्फेट के साथ और जुड़ेगा और अल्टीमेटली क्या बना लेगा बच्चे? ये बना लेगा, ये आज गड़बड़ क्यों हो रही है? ये क्या बना लेगा? एटीपी। और इस एटीपी को भी बच्चे आपको क्या करना है? संभाल कर रखना है, संजो कर रखना है कल के लेक्चर के लिए, ताकि खो ना जाए ये तारे जमीन पर। तो अब फोर्थ प्रोसेस भी क्या हो गया बच्चे? खत्म। अब देखो ओवरऑल हम देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। आते हैं वापस इस जगह, ठीक है। यहां ध्यान से समझना, कार्बन डाइऑक्साइड का अभी कोई लेना देना था लाइट फेज में? कोई लेना देना नहीं था, डार्क फेज में था। पानी की अगर हम बात करें तो इस पानी से हमें क्या क्या मिला? पानी से हमें H पॉजिटिव मिले, पानी से हमें ऑक्सीजन मिली, पानी से हमें इलेक्ट्रॉन्स मिले, ठीक है। क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल कैसे यूज हुआ? क्लोरोफिल ने क्या निकाला? इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक है। उस इलेक्ट्रॉन को कंपनसेट करने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गया? सॉरी, ये गड़बड़ हो गई, रेड वाली लाइन। हाँ, क्लोरोफिल का जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गया बच्चे? ईटीसी में। और पानी से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो किसके पास आ गया? क्लोरोफिल। सनलाइट का काम क्या था? सनलाइट ने क्या कर दिया? क्लोरोफिल को क्या कर दिया? एक्टिवेट कर दिया। अब अगर हम, ये तो हो गए थे क्या? रिएक्टेंट्स। ये तीन रिएक्टेंट्स जो थे ये लाइट फेज में काम में आते थे। बट अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें, LIGST, बस खत्म ही होने वाला है, लाइट फेज प्रोडक्ट्स। अगर हम बच्चे लाइट फेज के प्रोडक्ट्स की बात करें तो हमें क्या क्या मिला? काउंट करते जाओ या कमेंट्स में बताते जाओ। सबसे पहले हमें प्रोडक्ट में हमें क्या मिला? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो बाहर निकल गया, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट हमें क्या मिला यहां पर? NADPH, ठीक है। और तीसरा प्रोडक्ट हमें क्या मिला? ATP। बाकी जो जो यूज हुआ वो तो यूज हो गया कुछ ना कुछ बनाने में। अब यहां ध्यान से समझना, ऑक्सीजन तो निकल गई स्टोमेटा से बाहर, तो अब हमें ये दो तारे जमीन पर जो हैं कौन कौन से? NADPH और ATP, ये अब एंटर करेंगे अगले फेज में, जिसका नाम क्या होगा? डार्क फेज। और इस डार्क फेज को हम कल समझेंगे, ठीक है। तो फटाफट से YouTube के लिए हम खत्म कर देते हैं और फिर आपके डाउट्स वगैरह ले लेते हैं जल्दी से। हाँ जी बच्चों, तो अगर आपको ये लाइट फेज समझ में आया हो, पूरा डार्क फेज तो कंप्लीट नहीं हो पाया, बट आई होप लाइट फेज बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो इस वीडियो को पूरा यहां तक अगर आप देख रहे हैं तो लाइक करके जरूर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अमीबा क्लासेस को, बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।